तो चलिए परतों के पीछे छुपे सच को सामने लाते हैं। कहानी अब बोलने वाली है। भाग 12, आदित्य रावल, शिकारी या शिकार। रात के 10 बजने ही वाले थे। रिया ने आरव, कबीर और अंजलि को अंतिम निर्देश दिए। नीचे जाने का रास्ता इस वेंटिलेशन डक्ट से है, लेकिन जैसे ही तुम बेसमेंट में पहुंचोगे तुम्हें सिर्फ 8 मिनट मिलेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी लॉक ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। 8 मिनट? कबीर ने हैरानी से पूछा। इतने में तो आदमी ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। तभी तो ये मिशन आसान नहीं है, अंजलि बोली। गुप्त बेसमेंट में घुसपैठ, टॉर्च की हल्की रोशनी और घुटन भरा डक्ट। आरव का दिल जोरों से धड़क रहा था। जब तीनों नीचे उतरे, वहां एक गोल मीटिंग टेबल थी। 4 गार्ड्स बाहर तैनात और बीच में खड़ा था आदित्य रावल, करीब 50 साल का, पर एकदम फिट, तेज आंखें और चेहरे पर सत्ताधारी मुस्कान। तो आखिर विजय सिन्हा का बेटा आ ही गया। उसने बिना पीछे देखे कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आरव ठिठका, पर फिर बोला, मेरे पिता ने तुम्हें भाई माना और तुमने उन्हें पीठ पीछे मार दिया। क्यों? आदित्य मुस्कराया, क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत ईमानदार थे और ये देश ईमानदारी से नहीं, पावर से चलता है। मैं चाहता था कि मिशन 173 का इस्तेमाल दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया नेटवर्क बनाने में हो, लेकिन तुम्हारे पिता को सिर्फ देश दिखता था, सत्ता नहीं। बातों से ज्यादा तीर तेज थे। बातचीत चल ही रही थी कि एक गार्ड ने ट्रिगर दबा दिया। कबीर ने समय रहते आरव को नीचे खींच लिया। अगले ही पल गोलियां चलने लगी। अंजलि ने अपनी बेल्ट से स्मोक ग्रेनेड फेंका और तीनों ने मेज के पीछे शरण ली। अब बात नहीं, सिर्फ एक्शन, अंजलि बोली। भागने की होर। 8 मिनट लगभग पूरे हो चुके थे। आरव ने पास की दीवार में एक फोल्डर देखा, प्रोजेक्ट हीलिक्स आर्काइव। वही फोल्डर जिसके लिए उसका पिता जीते जी लड़ते रहे। ये मिल गया, वो चिल्लाया, लेकिन तभी आदित्य ने उसे पकड़ लिया। उसकी गर्दन पर पिस्तौल थी। तुम क्या सोचते हो? तुम इसे ले जाओगे और मैं देखता रहूंगा? अंजलि ने पीछे से आदित्य को धक्का दिया और आरव फोल्डर लेकर डक्ट की ओर भागा। कबीर ने पीछे देखा, अंजलि अभी तक नहीं आई थी। अंजलि, मैं आती हूं, जाओ, उसने चिल्लाते हुए कहा। अंधेरा, सन्नाटा और साजिश का अगला मोड़। रिया के ठिकाने पर लौटते हुए आरव ने कंप्यूटर में फोल्डर खोला, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। पासवर्ड स्क्रीन पर लिखा था, माई प्रॉमिस टू आरव समझ गया। मतलब अंजलि या आरव खुद, या फिर कोई और? लेकिन उसी समय रिया को एक कॉल आया। फोन उठाते ही उसकी आंखों में डर उतर आया। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। रिया की आवाज कांप रही थी। अंजलि कैद हो गई है और आदित्य ने कहा है, अगर तुमने फोल्डर खोला तो वो नहीं बचेगी। भाग 13, अधूरे वादे और बंद दरवाजे। आरव कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। उसके सामने एक शब्द टिमटिमा रहा था, माई प्रॉमिस टू कई बार कोशिश की, कई शब्द डाले, अंजलि, आरव, अलायंस, पर स्क्रीन पर हर बार वही संदेश आता, एक्सेस डिनाइड। कबीर ने झुंझलाते हुए कहा, यह तो पहेली है और हमारे पास वक्त नहीं है। रिया चुप थी। उसने धीरे से कहा, शायद ये अंजलि नहीं बल्कि अवनी हो सकती है। अवनी? आरव ने चौंक कर पूछा। हां, रिया बोली, अवनी थी तुम्हारे पिता की असिस्टेंट और शायद पहली और आखिरी मोहब्बत भी। पुरानी डायरी, नई चाबी। रिया ने एक पुरानी फाइल निकाली जिसमें अवनी की हैंडराइटिंग से लिखी कुछ बातें थी। एक लाइन पर आरव की नजर अटक गई, वो वादा जो सिर्फ सूरज डूबने के बाद ही सच होगा। क्या यह पासवर्ड हो सकता है? आरव बुदबुदाया। उसने टाइप किया, सनडाउन प्रॉमिस, एक्सेस ग्रांटेड। स्क्रीन खुल गई। मिशन हीलिक्स का सच। डॉक्यूमेंट्स में लिखा था,
मिशन हीलिक्स एक ऐसा जेनेटिक डेटा बैंक जो हर नागरिक की डीएनए प्रोफाइल, हेल्थ रिकॉर्ड और निजी जानकारियों को जोड़कर दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया प्रणाली बना सकता था। यही है वो सब कुछ जिसके लिए आदित्य ने सब कुछ दांव पर लगाया, कबीर बोला। पर फिर आरव ने वो आखिरी लाइन पढ़ी जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर ये सिस्टम गलत हाथों में गया तो ये एक ऐसा हथियार बन सकता है जो पूरी मानवता को गुलाम बना देगा। वक्त की दौड़ और एक धमकी। अचानक एक ईमेल पिंग हुआ। फ्रॉम आदित्य रावल। सब्जेक्ट वन लास्ट डील। बॉडी। अगर अंजलि को जिंदा देखना है तो सुबह 6 बजे गंगा घाट पर अकेले आओ। बिना फोल्डर के मत आना। और याद रखना, मैं हर चाल को पहले से जानता हूं। आरव के चेहरे पर तनाव साफ था। रिया ने कहा, यह जाल हो सकता है। आरव ने जवाब दिया, फिर भी मुझे जाना होगा। अगर अंजलि को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भाग 14। घाट की आखिरी सौदेबाजी। सुबह के 5 बज रहे थे। गंगा घाट पर धुंध फैली हुई थी और हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। आरव अकेला आया था, फोल्डर हाथ में, लेकिन दिल में डर और आंखों में अंजलि की चिंता। बस एक बार अंजलि को सही सलामत देख लो। वो मन ही मन बुदबुदाया, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। सौदे की शुरुआत। घाट की सीढ़ियों पर आदित्य रावल खड़ा था। उसके पीछे 2 लोग और अंजलि बीच में, हाथ बंधे हुए। तुम अकेले आए, हिम्मत है तुम में, पर बेवकूफी भी। आदित्य ने कहा, फोल्डर यहां है, अंजलि को छोड़ दो। आरव ने कड़ा लहजा अपनाया। पहले फोल्डर, फिर लड़की। यही था डील। आरव ने फोल्डर बढ़ाया। आदित्य ने उसे खोला और जैसे ही देखा कि वो असली है, वह मुस्कुराया। अब तुम लोग इतिहास का हिस्सा बन जाओगे, लेकिन जिंदा नहीं। पलटवार। जैसे ही आदित्य ने इशारा किया, एक स्नाइपर ने अपनी पोजीशन ली। लेकिन तभी अब रिया की आवाज वॉकी टॉकी पर गूंजी। चारों ओर से स्पेशल फोर्सेस निकल आए। एनएसजी यूनिट, ड्रोन और कबीर पूरी तरह तैयार। आदित्य चौंक गया। तुमने मुझ पर जासूसी की? तुम्हारी चालें पुरानी हो चुकी हैं। आदित्य, आरव ने कहा। रिया ने पहले ही फोल्डर की डमी कॉपी बना दी थी। असली डेटा एनआई के पास पहुंच चुका है। अंजलि का झटका। आदित्य को हथकड़ियों में ले जाया गया, लेकिन उससे पहले उसने एक बात कही जो सबको चौंका गई। अंजलि, उन्हें बताओ, कौन हो तुम असल में? आरव ने चौंक कर अंजलि की ओर देखा। वो चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ कहने की हिम्मत थी। मैं सीबीआई की अंडरकवर एजेंट हूं। मिशन 173 के लिए मुझे तुम्हारे करीब भेजा गया था, लेकिन उसकी आवाज कांप गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे सचमुच जुड़ जाऊंगी। आरव स्तब्ध था। तो ये सब तुम्हारा प्यार झूठ था? नहीं, अंजलि ने कहा। शुरुआत में हो सकता है ये एक मिशन था, लेकिन अब नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कहानी के साथ। चलते चलते आपके आज पहेली है, एक क्विज। तैयार है? सवाल यह है, मैं वो चीज हूं जिसे सब ढूंढते हैं, पर मिलते ही डरने लगते हैं। मैं क्या हूं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, दिल से। आपके जवाबों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और याद रखिए, हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है। कल्पानी कथाएं, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।